कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 9th क्लास में है, 10th क्लास में है, 11th क्लास में है, 12th क्लास में है, डिग्री का किसी भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, कॉमर्स साइड की किसी भी साइड से हो, तो आपने सुना होगा स्वेज नहर और पनामा नहर के बारे में। पूरे विश्व स्तर पर इनकी चर्चा क्यों होती है, ये कब बनी, इसमें इसके बारे में तो बहुत मिल जाता है, किन सागरों को जोड़ते हैं मिल जाता है, लेकिन वास्तव में प्रैक्टिकल में इसका क्या लाभ हुआ, इसकी व्याख्या कब मिल पाती है, आज मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। स्वेज नहर, अब इधर मैप में देखिए, यहाँ लिखा है रेड सी, लाल सागर, और यहाँ लिखा है मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। तो अब आप एक लाइन जान लीजिए कि स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज कैनाल ज्वाइंस मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। अब इन दोनों को बीच में थोड़ा सा स्थल भाग दिखाई पड़ रहा है, इन्हीं दोनों को काट करके मिला दिया गया है। बीच में 2 झीलें भी हैं। कौन कौन सी झीलें हैं, ये कब बनाया गया था स्वेज नहर, यह आपको इसी वीडियो के आखिर में हमने लिख दिया है पढ़ने के लिए। अभी यहाँ इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझिए। पहले के ज़माने में, अब चाहे हिस्ट्री का एस्पेक्ट देखिए, चाहे ज्योग्राफी के, चाहे कंपटीशन पर्पज से, पहले अगर जब यूरोप महाद्वीप से व्यापारी लोग व्यापार के लिए भारत, चीन या एशिया के देशों में आते थे, अब जैसे देखिए यहाँ इंग्लैंड है, फ्रांस, जर्मनी, हालैंड सब चीज़ें, अब चलिए इंग्लैंड से ही चलते इधर से। अब यहाँ अगर भारत आना है तो पूरा अफ्रीका महाद्वीप, इधर है केप ऑफ गुड होप, आपने पढ़ा होगा, उत्तम आशा अंतरीप, केप ऑफ गुड होप, इसको पार करते हुए इधर मेडागास्कर है, इसके बाद एक तरफ अगर जाना है पश्चिमी तट भारत के, इधर जाएंगे, फिर यहीं से मुड़ करके इधर श्रीलंका है, श्रीलंका से होते हुए मलक्का, जलडमरू मध्य, फिर ऐसे चीन जाएंगे, फिर यहाँ से जापान जाएगा। ठीक, इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ता था व्यापार करने के लिए। अब जब स्वेज नहर बन गई, स्वेज नहर में क्या किया गया कि इधर भूमध्य सागर और लाल सागर दोनों जोड़ने के लिए यही नहर बना दी गई। अब क्या हो बनने से स्वेज नहर, यहाँ नहर बनने से अब देखिए यहीं से आ रहे हैं जो भी जहाज़ें आ रही हैं, इधर देखिए भूमध्य सागर से इधर स्वेज नहर को पार करके फिर लाल सागर से इधर होते हुए फिर अब देखिए यहाँ पहुँच गए भारत के पश्चिमी तट पर, या यहीं से घूम करके इधर श्रीलंका से होते हुए और मलक्का, जलडमरूबाद, फिर यहाँ से चीन और जापान, इस तरह से एशिया के पूर्वी भाग पहुँच गए। तो अब क्या इसका प्रभाव पड़ा, अगर इसमें देखिए, ये तो पुराना वाला रास्ता है, जब स्वेज नहर नहीं बनी थी तो कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है। और स्वेज नहर बनने के बाद क्या हुआ, नंबर 1 दूरी देखिए आधे से भी कम हो गई, कई हज़ार किलोमीटर की दूरी कम बढ़ गई। नंबर 1 जब दूरी कम होगी तो समय कम लगेगा, ज़्यादा लगेगा, समय काफ़ी कम हो गया, काफ़ी बचत हो गई समय की। और जब दूरी कम हो गई स्वेज नहर के बनने से, इधर व्यापार में समय कम लगेगा, तो लागत, कास्ट घटेगी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट कास्ट क्या होगी, घटेगी बढ़ेगी, घटेगी। तो 3 लाभ हुए। नंबर 1 दूरी बहुत घट गई, कहाँ, यूरोप से और इधर अफ्रीका महाद्वीप आना हो, इधर भारत के आना हो, या एशिया के पूर्वी देशों में व्यापार के लिए जाना हो, तो 3 पॉइंट आपको मिले। नंबर 1 दूरी घटी, नंबर 2 समय घटा, और नंबर 3 कास्ट या लागत घटी। और जब तीनों घट गए तो व्यापार घटेगा बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा। अब इसी को अब अर्थशास्त्र के पॉइंट देखें, कॉमर्शियल पॉइंट से, तो काफ़ी फ़ायदा हो गया व्यापार बढ़ने से। इसके बीच में कल्चरल एक्सचेंज भी हुए, इकोनॉमिक के साथ साथ कल्चरल एक्सचेंज भी हुआ। दूसरी चीज़, समय की काफ़ी बचत हो गई, जिससे व्यापार और बढ़ गया। और जब लागत कम होगी, प्रॉफिट ज़्यादा होगी, तो कई फ़ायदे हो गए। तो अब इसी वीडियो के आखिर में ये कब बनी या कौन कौन से झीलें, एक छोटा इसका मैप भी हमने बना दिया है, वीडियो के लास्ट में देखेंगे आप। अब समझ में आ गया कि स्वेज नहर के बनने से क्या फ़ायदा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वेज नहर का क्या महत्व है। मुझे आशा है कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा।